हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरी CSI और नेट JRF की जर्नी के बारे में। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हर एक कैंडिडेट के दिमाग में होता है, वो उसका आज ये वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। ओके, सो हर एक कैंडिडेट जो ये एग्ज़ाम के लिए अपीयर करता है उसके दिमाग में ये एक क्वेश्चन बहुत रहता है कि उसको ये एग्ज़ाम के लिए कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं। क्या ये एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी से क्लियर हो सकता है या इसके लिए कोचिंग लेना ज़रूरी है। ये वीडियो को एंड तक देखना और एंड तक आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा एंड आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है, या सेल्फ स्टडी से आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है या नहीं होने वाला है। और लेट्स डिस्कस अबाउट माय जर्नी। ओके, सो व्हेन आई हैड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, लाइक व्हेन आई वाज इन मास्टर्स, तब हमको फर्स्ट डे, जब हमारा मास्टर्स का फर्स्ट डे था, तभी हमको हमारे जो सर थे, HOD सर, उन्होंने बता दिया था ये एग्ज़ाम के बारे में कि ये एग्ज़ाम के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, या एग्ज़ाम आपको देना है, ये एग्ज़ाम वो अगर आपका क्लियर होता है तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है। सो वो फर्स्ट डे से ही मेरे माइंड में ये एग्ज़ाम के बारे में आ गया था कि आई वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, वो एक था। बट मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने लाइब्रेरी विज़िट की, मैंने वहाँ पे पहले तो मैंने सिलेबस डाउनलोड किया। मैंने देखा कि ओह अच्छा, ये सिलेबस है। सिलेबस देख के मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि इसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने पहले पढ़ लिए हैं, लाइक बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन्स के बारे में, देन जो मेटाबॉलिज़्म के पाथवेज़ होते हैं, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं हमारी पहले जो पढ़ाई होती है उसमें। सो आई फेल्ट लाइक ये सब तो पढ़ा है, बट बहुत सारे नए टॉपिक्स ही होते हैं, लाइक डेवलपमेंटल बायोलॉजी होता है, सेल सिग्नलिंग होता है। सो आई गॉट रियली कंफ्यूज, लाइक मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो कहाँ पे लेनी चाहिए, सेल्फ स्टडी से होगा या नहीं होगा। मैंने लाइब्रेरी विज़िट की थी कॉलेज की, वहाँ पे मैंने सिलेबस देखने की ट्राई की, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लाइक व्हाट शुड आई डू। सो मैंने अपने प्रोफेसर्स को भी विज़िट किया, मैंने कॉलेज में उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए, बट वो भी एक सही तरीके से आंसर नहीं कर पा रहे थे ये क्वेश्चन को। सो आई गॉट रियली कंफ्यूज, लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, बट फिर मास्टर्स में कुछ हो नहीं रहा था। आई वॉज गेटिंग रियली कंफ्यूज। सो मैंने ये एक गलती तो की कि मैंने ये जो एग्ज़ाम का जो था मुझे कि हाँ क्लियर करना है, वो मैंने साइड पे रख दिया। मैंने सोचा छोड़ो, मास्टर्स के बाद क्लियर कर दूँगी। सो वो मैंने कम्प्लीटली साइड पे रख दिया। आफ्टर माई मास्टर मैंने जॉब के बारे में सोचा। विद इन अ मंथ आई गॉट अ जॉब। आई started working as a teacher in a school where I had taught 11th and 12th standard. So while working, I realized that you, इवन तो आप कितना भी काम करो, कितना भी हार्ड वर्क करो, दे विल ऑलवेज ट्रीट यू लाइक यू आर अ फ्रेशर। आपको जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं मिलने वाली है। आपको हमेशा फ्रेशर 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 भी बोला जाएगा, अंडर पे किया जाएगा। मुझे डिप डाउन रियलाइज़ हुआ कि नो, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरा करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, और अगर ऐसा ही रहा तो टाइम चला जाएगा और जो एक PhD का ड्रीम है वो भी ऐसा ही रह जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी। बट जो CSI नेट बेनिफिट देता है, लाइक वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी देता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। JRF देता है, आपका PhD का जो ड्रीम है वो भी क्लियर होगा। तो ये एग्ज़ाम तो था ही कि मेरे को ये एग्ज़ाम देना ही है। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम अलॉन्ग विद द जॉब। मैंने सोचा कि मैं जॉब के साथ करती हूँ। मेन क्वेश्चन ये था कि कोचिंग लूँ या ना लूँ, लूँ तो कौन सी वाली लूँ, सेल्फ स्टडी से होगा या नहीं होगा। तो मेरे एक HOD सर थे, मैंने उनको बोला कि मुझे आपसे करियर एडवाइस चाहिए, तो मुझे आपसे मिलना है। सो आई वेंट टू द कॉलेज। मैंने उनसे टाइम लिया कि वो कितने बजे फ्री होंगे। सो
उनको मैंने बोला कि आई वांट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम एंड आई एम गेटिंग रियली कंफ्यूज लाइक वेदर आई शुड टेक कोचिंग और नॉट, और या फिर ये मेरे से सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। लाइक सिलेबस इज़ 50-50, लाइक 50% टॉपिक देख के ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ा हुआ है, 50% देख के ऐसा लगता है कि नो ये चीज़ तो कम्प्लीटली नहीं है। सो एज आई वॉज द टॉपर ऑफ माई कॉलेज, सो एवरीबडी लाइक हर एक सर हर एक टीचर मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, तो वो सर भी मुझे बहुत अच्छे से जानते थे एकेडमिकली। लाइक ही नोज़ दैट मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, हाउ आई एम परफॉर्मिंग इन माई स्टडीज़। तो उनको ये चीज़ पता थी कि मैं ये एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी से कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि सी आई थिंक दैट यू कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम बाय सेल्फ स्टडी एंड you don't need coaching, because I think that you have that direction. Whenever you work, you are like you always work in a correct direction. So I think that you don't need coaching and you can clear this exam by self study. सर ने ऐसा बोल दिया तो मेरे माइंड में एक मैंने वो कोचिंग वाला हटा ही दिया। लाइक मुझे एक अंदर से वो फीलिंग है कि या अगर सर बोल रहे हैं और अगर सर को मेरा पोटेंशियल दिख रहा है तो आई कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम बाय सेल्फ स्टडी। सो अब बात थी सिलेबस की कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसी पाथ फाइंडर्स की बुक आती है। ये सब मैंने कब किया, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया, आई वॉज डूइंग द जॉब एंड जॉब में ये सब चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई एंड तब मैंने सिलेबस से बुक्स के बारे में सोचना स्टार्ट किया। मुझे पाथफाइंडर की बुक के बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं था कि ऐसी बुक्स आती है जिसमें से हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। मैंने सिलेबस से कुछ जो स्टैंडर्ड्स बुक्स थी उसकी प्रिंट करवाई, लाइक ब्रूस एल्बर्ट, गिलबर्ट, ये सब जो बुक्स थी स्टैंडर्ड बुक्स मैंने उसकी प्रिंट करवाई। देन मोस्ट ऑफ दी स्टैंडर्ड बुक्स की करवा ली, ऐसा समझो, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही था कि हाँ ये एग्ज़ाम के लिए तो स्टैंडर्ड बुक्स में से ही पढ़ना होगा। देन व्हाट आई नोटिस्ड वाज दैट कि जॉब के साथ ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा था। लाइक मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी। लाइक सपोज़ मैंने बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया तो उसमें भी वो कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग रहा था। लाइक 20 to 25 डेज़ एक चैप्टर कंप्लीट करने में लग रहे थे और वो भी मैं भूल रही थी। लाइक जो जैसे प्रॉपर प्रिपरेशन हम करते, प्रॉपर टाइम देते ये एग्ज़ाम को, वैसा नहीं हो रहा था। सो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे जॉब पे रिज़ाइन करना पड़ेगा अगर मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है तो, बिकॉज़ जॉब के साथ सच में नहीं हो रहा था। देन आई रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब एंड जब रिज़ाइन किया तब मई 2022 था। देन नेक्स्ट जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो था सितंबर 2022 में। सो मुझे मुश्किल से 2 to 3 मंथ्स मिले थे एंड मैंने ये चीज़ डिसाइड की थी कि अगर मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट दूंगी, जो भी अटेम्प्ट्स दूंगी वो मैं सीरियसली दूंगी। लाइक जितनी प्रिपरेशन हो उतनी, बट वो सीरियसली होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि मैं पैटर्न देखने जा रही हूँ या ऐसे ही रैंडमली। मेहनत करके जितनी मेहनत हो उतनी, और उसके हिसाब से सीरियसली दूंगी एंड सीरियसली आके जो मिस्टेक्स होगी वो भी मैं नोट डाउन करूँगी। सो ये 3 मंथ्स में मेरे से जितना हुआ उतना मैंने बेस्ट ट्राई किया। आई टुक द हेल्प ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब पे लाइक बहुत सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल होते हैं। फ्री वीडियो से आपको ये पता चलता है कि आपको कितनी पढ़ाई करनी है। कोई टॉपिक है, सपोज साइटोस्केलेटन का टॉपिक है, तो जो स्पेसिफिकली जो एजुकेटर्स होते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, वो ये एग्ज़ाम के बारे में सोच के बनाते हैं। सो वो लोग उसमें उतना ही टॉपिक इंक्लूड करते हैं जितना हमको ये एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होता है। सो यूट्यूब वीडियो से आपको ये आइडिया आ जाता है कि आपको ये टॉपिक कितना पढ़ना है। सो मैंने फ्री यूट्यूब वीडियोस थी उसकी हेल्प ली। देयर आर सम ऑफ द ग्रेट यूट्यूब चैनल्स, लाइक मैंने बंसल बायोलॉजी की हेल्प ली, टीचिंग पाठशाला, सम IAS वीडियोस, सम अनअकैडमी वीडियोस, जो भी मुझे अच्छे लगे। बायो के भी मैंने वीडियोस देखे। ये सब कुछ अच्छे चैनल्स थे जिसकी मैंने हेल्प ली ये डिसाइड करने में कि कितना टॉपिक कितना पढ़ना है। स्टैंडर्ड बुक में से अभी भी मुझे पाथफाइंडर के बारे में आइडिया नहीं थी। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट सितंबर 2022 में हुआ।
ऑब्वियसली वो क्लियर नहीं हुआ। आई गॉट 81 परसेंटाइल इन दैट। मेरे 67 मार्क्स थे, अभी भी मुझे याद है। बट मैंने जो मिस्टेक थी वो नोट डाउन की एंड आई रियलाइज दैट बहुत सारी मिस्टेक हुई थी, लाइक सिली मिस्टेक्स। और ये जो भी मिस्टेक मैंने नोट डाउन की, लाइक लिटरली मैंने पेपर लिया, पेपर पे मैंने लिखा कि ओ ये मिस्टेक्स हुई है। एंड ये सारे मिस्टेक्स वाला जो पेपर था ये मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट जब मैं देने गई उससे पहले मैंने रीड किया। और वो जो मिस्टेक्स थी वो मेरी सेकेंड अटैम्प्ट में रिपीट बिल्कुल भी नहीं हुई। सपोज मैंने क्वेश्चन बहुत फास्ट पढ़ लिया, मिसअंडरस्टैंड कर लिया एंड गलत ऑप्शन टिक कर लिया। लाइक फॉर एग्जांपल हमको पूछा होता है कि हमको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं एंड उसमें हमको पूछा गया था इनकरेक्ट ऑप्शन टिक करना है एंड मैंने उसको मिसअंडरस्टैंड एंड आधा ही क्वेश्चन पढ़ लिया और मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। मैंने करेक्ट कर दिया जब पूछा था इनकरेक्ट, तो ये एक सिली मिस्टेक हुई। प्रोकैरियोट्स के बारे में कुछ फीचर्स पूछा था, लाइक सपोज प्रोकैरियोट के प्रमोटर के बारे में कुछ पूछा हो और मैंने क्या कर दिया, यूकैरियोट्स के बारे में टिक कर दिया। ये एक मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट वाली मिस्टेक। एंड जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था मैंने पार्ट ए कम्प्लीटली छोड़ दिया था। मैंने सिर्फ पार्ट बी एंड पार्ट सी पे फोकस किया था क्योंकि मेरा पार्ट ए, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा मैथ्स बहुत वीक है एंड मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस 3 महीने में कहाँ टाइम मिलता, मैंने प्रैक्टिस की ही नहीं थी पार्ट ए के लिए। सो इट वॉज लाइक मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया पार्ट ए और मैंने देखा ही नहीं उसको। मैंने पार्ट बी एंड पार्ट सी पे फोकस किया। पार्ट बी में मैंने ये देखा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं एंड हम अगर 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं तो और अगर हम सोचेंगे कि हम तुक्का मार दें तो वो गलत होता है। तो पार्ट बी बहुत स्पेसिफिक होता है, ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट से। और भी बहुत सारी मिस्टेक रियलाइज़ हुई, लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट जब अटैम्प्ट दिया था तब बहुत ज़्यादा रिवीजन ही नहीं हुआ था, लाइक 1-2 बार रीड किया होगा सब टॉपिक। क्वेश्चन ये पूछा था कि सेरोटोनिन जो होता है उसका प्रिकर्सर अमाइनो एसिड कौन सा है, तो उसमें मैंने ट्रिप्टोफैन टिक तो किया था पार्ट बी में, लेकिन जब लास्ट के 5 मिनट्स थे तो मैंने वो क्वेश्चन फिर से देखा और मुझे ऐसा लगा नहीं, ट्रिप्टोफैन इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर कुछ और होगा ड्यू टू द लैक ऑफ रिवीजन। और मैंने उसको अनमार्क कर दिया। मैंने सोचा छोड़ो इसको नहीं करना, नेगेटिव में चले जाएगा, और वो मेरा राइट आंसर था। सो ये मिस्टेक हुई थी, लाइक आई वाज नॉट श्योर ड्यू टू द लैक ऑफ रिवीजन। सो फर्स्ट अटैम्प्ट में सारी की सारी मिस्टेक्स मैंने एनालाइज की। देन मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया। सेकेंड अटैम्प्ट तक मेरी पूरी अच्छे से प्रिपरेशन तो हो गई थी और सेकेंड अटैम्प्ट देने से पहले, लाइक मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था और उसके बाद ही रिज़ल्ट आने के बाद ही मुझे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, लाइक ग्रुप्स जो होते हैं वो मैंने ज्वाइन किए थे। सो उसके थ्रू मुझे पता चला ओ ऐसी पाथ फाइंडर्स की बुक आती है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो दिया होता है। एंड अभी तो टूल्स एंड टेक्निक्स वाली भी पाथ फाइंडर की जो बुक है, ये बुक के बारे में मुझे पता चला एंड मैंने वो बुक ऑर्डर की एंड मैंने देखा बहुत ही अच्छे से पाथ फाइंडर्स की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में सब कुछ दिया हुआ है। एंड मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर हम पाथ फाइंडर भी अगर दोनों वॉल्यूम अच्छे से जिसने पढ़ी है वो ये एग्ज़ाम को एक अच्छे रैंक से क्लियर कर सकता है डेफिनेटली। एंड अब तो टूल्स एंड टेक्निक वाली बुक भी बहुत अच्छी है, वो भी सबको रीड करनी ही चाहिए। मिस्टेक, लाइक सब में बड़ी मिस्टेक जो मैंने अपनी ये जर्नी में की सेल्फ स्टडी के थ्रू, जिसके लिए मैंने प्रिपेयर किया था, वो ये था कि मैंने जो 13 चैप्टर था वो कम्प्लीटली छोड़ दिया था। मैं नाम तो नहीं लूँगी बट एक एजुकेटर थे जिनका मैंने वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने टिप्स दी थी। लाइक उन्होंने बोला था कि मुझे ना पर्सनली 13 चैप्टर बहुत बड़ा लगता था एंड उसका पाथ फाइंडर में भी कुछ नहीं दिया था, स्टैंडर्ड बुक में भी इतना उसकी कुछ डिटेल्स नहीं थी। सो मुझे पर्सनली करने का मन भी नहीं था। सो आई हैड वॉच द वीडियो ऑफ दैट एजुकेटर एंड वो एजुकेटर ने उस वीडियो में ऐसा बोला था कि बिकॉज 13 चैप्टर इतना बड़ा है, इट्स ओके इफ़ यू विल लीव दैट चैप्टर। और मैंने वो चैप्टर कम्प्लीटली छोड़ दिया। उसकी जगह मैंने
7th चैप्टर कर दिया एनिमल फिजियोलॉजी, बिकॉज़ मुझे ना ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। सो आई फेल्ट लाइक मैं कुछ अगर एक ऐसा चैप्टर करूँगी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, वो चैप्टर मेरे से फास्ट होगा, जल्दी होगा। जब हम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जिसमें हमको इंटरेस्ट है, वो चीज़ हमारे से जल्दी-जल्दी पढ़ी जाती है और वो जल्दी कंप्लीट होती है एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ जिसके लिए हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। सो आई फेल्ट लाइक मुझे 13 चैप्टर छोड़ देना चाहिए एंड 7 चैप्टर करना चाहिए। मैंने 7 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया, बट 13 चैप्टर छोड़ दिया। दिस वाज माय वर्स्ट डिसीजन, बिकॉज़ 13 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड 13 चैप्टर आप छोड़ने के बारे में कभी मत सोचना, बिकॉज़ जब आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा एंड जब आप पीएचडी इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करोगे एंड आप जब शॉर्ट लिस्टेड होंगे, आपका इंटरव्यू होगा, उसमें से मेजर जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो 13 चैप्टर में से होंगे। सो इवन दो आई हैड qualified this exam, I had cleared this exam, आफ्टर एग्ज़ाम मुझे 13 चैप्टर अलग से प्रिपेयर करना पड़ा एंड अलॉन्ग विथ 13 चैप्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पार्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। लाइक इंटरव्यू में उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। लाइक आप लोग को वो लोग कुछ भी वेक्टर में मैनिपुलेट करके क्वेश्चन दे देंगे और सॉल्व करने के लिए बोलेंगे। तो 13 चैप्टर एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने छोड़ी। ये गलती मैंने की, बट आप लोग मत करना। सेल्फ स्टडी में जो भी कर रहे हैं वो लोग के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग ये चैप्टर ना छोड़ो। आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको पीएचडी इंटरव्यू के लिए कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं एंड पीएचडी इंटरव्यू में किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके के क्वेश्चन वो लोग कैसे बना के पूछते हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो इन फ्यूचर ज़रूर अपलोड करूँगी। आफ्टर माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई गॉट टू नो अबाउट द पाथफाइंडर बुक्स। मैंने वो बुक्स लाई, मैंने बहुत अच्छे से वो बुक्स पढ़ ली, बट सेकेंड अटैम्प्ट देने से पहले बिफोर 15 to 20 days ऑफ गिविंग माई सेकेंड अटैम्प्ट मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, लाइक बहुत ज़्यादा। सो जब एग्ज़ाम था ऑब्वियसली आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म, लाइक जितने लेवल पे मेरा हो सकता था वो लेवल तक मेरा नहीं हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई हैड स्कोर्ड 97 परसेंटाइल एंड मेरा नहीं हुआ बिकॉज कट ऑफ जो था जनरल कैटेगरी का वो टाइम पे 99 प्लस था एंड सो बिकॉज ऑफ दैट मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई नहीं हुआ था ये एग्ज़ाम, जस्ट बिकॉज ऑफ माइनर सिली मिस्टेक। सेकेंड अटेम्प्ट में जो मैंने सब में बड़ी मिस्टेक की थी वो थी टाइम मैनेजमेंट। मैंने सब पढ़ तो लिया, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियाँ थी वो भी मैंने नहीं की। मैंने जो मिस्टेक इस बार की थी वो थी टाइम मैनेजमेंट एंड सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने फर्स्ट जो पार्ट ए होता है वो भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया था। जो 6 मंथ का टाइम मिला था मैंने उसमें से पाथफाइंडर की बुक थी, उसमें से जो पार्ट ए होता है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व किए, प्रैक्टिस किए एंड बहुत अच्छे से पार्ट ए प्रिपेयर किया एंड इस बार सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने वो भी किया। बट जो ओनली मिस्टेक मैंने की थी वो थी मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं सोची। लाइक मैं एग्ज़ाम में किस स्ट्रेटेजी पे पेपर सॉल्व करूँगी, पहले कौन सा सेक्शन करूँगी, कौन से पार्ट को कितना टाइम लूँगी, ये सब मैं बिना सोचे समझे चली गई एंड एग्ज़ाम में मैंने पार्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया। लाइक 1.5 आवर से भी ज़्यादा टाइम पार्ट सी में लगा लिया एंड जब पार्ट ए एंड पार्ट बी बचे हुए थे तो मैंने बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई कि अब क्या होगा। एंड जब मैं पार्ट ए एंड पार्ट बी करने बैठी तो मेरे से सब आंसर डर के वजह से कि टाइम अप हो जाएगा जल्दी करो, ये सोच के सब जो आते भी थे, जो टॉपिक पढ़े भी थे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर था, बट वो डरने की वजह से, पैनिक होने की वजह से हाथ से सब कुछ मेरे रॉन्ग हो रहा था एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड स्कोर्ड 97 परसेंटाइल। एंड इसमें मैंने ये चीज़ नोटिस की कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 81 परसेंटाइल थे, सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे हो गए 97 परसेंटाइल। लाइक लिटरली ये मैंने नोटिस किया और मुझे ये फील हुआ कि लाइक आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, मेरी प्रिपरेशन सही है। ओनली मिस्टेक जो मैंने की थी वो थी
टाइम के बारे में मैं स्ट्रेटेजी बना के नहीं गई कि एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है, कितने पार्ट को कितना टाइम देना है। ये मेरी गलती थी जो मैंने रियलाइज़ की। सेकंड अटेम्प्ट में भी कुछ जो मिस्टेक्स हुई मैंने पेपर पे सेम फर्स्ट अटेम्प्ट की तरह नोट डाउन की एंड वो पेपर को सँभाल के रख दिया। जो भी फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट की मिस्टेक थी वो मैंने थर्ड अटेम्प्ट से पहले एग्ज़ाम डे के पहले जाने से रीड कर ली सो दैट वो मिस्टेक अब थर्ड अटेम्प्ट में रिपीट ना हो। मेजर क्वेश्चन, क्या आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये चीज़ का आंसर आपको ये चीज़ से ही पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। सी यू नो योरसेल्फ बेटर। आपको जब आप कोई टॉपिक सॉल्व करोगे, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल बायोकेमिस्ट्री का हम कोई टॉपिक ले लेते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट है या कोई भी टॉपिक है बुक में से, कैंसर वाला टॉपिक है, अगर आप वो सॉल्व कर रहे हो, आपने पी सॉल्व करके ही आपको डायरेक्टली पीवाईक्यूज़ करने हैं। लाइक जेनेटिक में से आपने पेडिग्री किया तो पेडिग्री के आप जब सॉल्व कर रहे हो, आपको देखने क्या मेरे जो अब मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो राइट हो रहे हैं या वो राइट नहीं हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। गलत हो रहे हैं मतलब आपने वो टॉपिक सही से नहीं पढ़ा है, आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको और सोर्स की ज़रूरत है, आपको कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, आपका डायरेक्शन गलत है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। या फिर आप कोई ऐसे इंडिविजुअल हो जिसका नॉर्मली ज़्यादातर लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट में हम मान लेते नहीं होता है, सेकंड अटैम्प्ट में या थर्ड में हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल होता भी है लोगों का, बट फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप देखो कि आपका जैसा मेरा एग्जाम्पल था, मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 81 परसेंटाइल थे और सेकेंड अटैम्प्ट में 97 परसेंटाइल थे। सो मुझे ये पता चल गया कि नहीं, मेरी प्रिपरेशन है, मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। लाइक इट वॉज अ बिग जम्प 81 के मेरे 97 होना। मुझे मेरी मिस्टेक भी पता थी, लाइक मैंने टाइम मैनेजमेंट गलत किया, मैंने स्ट्रेटेजी नहीं सोची, मेरी प्रिपरेशन सही थी, सही डायरेक्शन में थी, पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व हो रहे थे, करेक्ट आंसर भी आ रहे थे। सो मुझे ये चीज़ पता थी कि मेरा डायरेक्शन सही है, मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। सी कोचिंग का क्या रोल होता है, कोचिंग वाले जो होते हैं वो आपको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ब्लैंक हो, आपको नहीं पता है आपको कौन सी डायरेक्शन में मेहनत करनी है, कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ कितना देना है, आपको अगर ये चीज़ की आइडिया नहीं है देन आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो, आपने एक टॉपिक पढ़ा, पीवाईक्यूज़ सॉल्व किए, पीवाईक्यूज़ राइट हो रहे हैं, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, लास्ट अटेम्प्ट से अभी वाले अटेम्प्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आपका परसेंटाइल इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ये आपको इंडिकेट कर रही है। नाउ यू डोंट नीड कोचिंग। बट ब्लैंक हो तो कोचिंग ले लो, आपको वो लोग सही डायरेक्शन देंगे, आपको पता चलेगा आपको कहाँ कितनी मेहनत करनी है। मुझे पता था लाइक मेरा डायरेक्शन सही है, मेरा कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, सो मैंने कोचिंग नहीं ली। बट अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट में भी आपके परसेंटाइल नहीं बढ़ रहे हैं, थर्ड अटेम्प्ट में भी आपका इतना अच्छा नहीं हो रहा है, देन आपको डेफिनेटली कोचिंग ले लेनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देन मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट में तो लाइक मेरा बहुत बार 15 टाइम्स 20 टाइम्स रिवीजन हो गया था हर एक चैप्टर का। सो थर्ड अटेम्प्ट तो बहुत अच्छा गया था। प्लस मैंने स्ट्रेटेजी भी सोच ली थी कि किस तरीके से मैं पेपर सॉल्व करूँगी। मैंने बंसल बायोलॉजी अवंतिका मैम का वीडियो देखा था, स्ट्रेटेजीज़ फॉर पेपर सॉल्विंग वाला, जिसमें उन्होंने बताया था कि पहले हमको 1 आवर सी सेक्शन को देना है, पार्ट सी को देना है। 1 आवर में जितने हम 100% श्योर है सिर्फ वही टिक करना है, बाकी के जिसमें कन्फ्यूजन है वो हम बुक मार्क में डाल देंगे। बाकी का फिर पार्ट बी करना है, देन पार्ट ए करना है, फिर सेकंड राउंड में आना है। अगर हमको लगता है कि हमारे जितने क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स चाहिए उतने नहीं बन रहे हैं तो हमको बुक मार्क वाले देखने हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो ही वो टिक करना है सेकंड राउंड में। देन थर्ड राउंड में तो बहुत ही रेयरली, ये 2 राउंड में आपके हो जाएंगे मार्क्स। अगर थर्ड राउंड में ज़रूरत पड़ी तो ही करना है, वरना करना ही नहीं है। सो ये स्ट्रेटेजी वाला वीडियो था जो अवंतिका मैम ने अपने चैनल पे डाला था, जिसको मैं देख के गई थी एग्ज़ाम की एक रात पहले, और जो नोट्स मैंने बनाए थे, जो मिस्टेक नहीं करनी मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट एंड सेकेंड अटैम्प्ट वाले, वो मैंने रीड कर लिए थे। सो थर्ड अटैम्प्ट में आई हैड क्वालिफाइड 99.25 परसेंटाइल ओनली बाय सेल्फ स्टडी, खुद की मेहनत से,
एंड माय ऑल इंडिया रैंक वाज 116। देन मैंने गेट एक्सेल भी सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाई किया। फॉर मोर informative videos like this, please subscribe to my YouTube channel.